जय हिंद साथियों, मैं दीपक भारती आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। आज 22 जुलाई है और 22 जुलाई कोई ऐतिहासिक घटना का मोहताज नहीं है। अगर हम बात करें तो आज कोई दिवस नहीं है, लेकिन चैनल के माध्यम से और आप सभी के माध्यम से हैशटैग, ठीक है, इसे फ्लैग डे बोलिए ताकि ये फ्लैग डे आपका बन सके। आज 22 जुलाई है और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज यानी कि हमारे तिरंगे को स्थान दिया गया था। ये राष्ट्र ध्वज बना था हमारा। ये साथियों, इस तिरंगे की कहानी बड़ी ही मनोरम कहानी है। आज का जैसा कि आप टैगलाइन देख रहे हैं, भारत के तिरंगे का इतिहास, राष्ट्र ध्वज का इतिहास। हर किसी का एक इतिहास होता है, हमारे देश का भी एक इतिहास है, इसी प्रकार हमारे राष्ट्र ध्वज का भी एक इतिहास है। बात शुरू होती है तो ये शुरू सबसे पहले दुनिया में एक देश है डेनमार्क। डेनमार्क ने 1370 ईस्वी को यानी कि 1370 AD को दुनिया में सबसे पहली बार एक झंडा डिजाइन करता है वो देश, यानी कि दुनिया का सबसे पहला देश जिसने ध्वज बनाया, जिसने झंडे को बनाया कि यही झंडा होना चाहिए। झंडा क्या है? किसी भी देश का एक सिंबल होना चाहिए, एक प्रतीक होना चाहिए कि यार ये जो एक झंडा है ये किसी देश का है। तो वो सबसे पहले बनाने वाला देश कौन है? डेनमार्क। डेनमार्क ने 14वीं शताब्दी में सबसे पहले दुनिया में एक ध्वज बनाया। कागज का ध्वज कहते हैं सबसे पहले चीन में बनाया गया था, और कपड़े पर ध्वज की बात करें तो स्पेन में बनाया गया था। अब बात आती है भारत की। अगर हम ध्वज की बात करें तो आपको प्राचीन काल से उठाकर देखिए तो प्राचीन काल में हिंदू पताका यानी कि सनातन धर्म का ध्वज, इस्लाम धर्म का ध्वज आपको दिखेगा। आप जब इस्लाम सभ्यता को पढ़ते हैं तो इस्लाम सभ्यता के लोगों ने अपना जो सांकेतिक चिन्ह बनाया था वो हरे रंग का एक झंडा बना रखा, यानी घरों के ऊपर हरे रंग की कुछ जो है कपड़े लहरते रहेंगे और वो रहेगा ध्वज, एक मानक था उनका। इसी प्रकार झंडे की तो परंपरा आदिकाल से थी, लेकिन एक होता है ना एक समूहवाचक जिसे कहा जाए, एक समूहवाचक ध्वज की बात अगर की जाए तो भारत के इतिहास की जो कहानी है वो शुरू होती है वर्ष 1904 से। ये जो वर्तमान में ध्वज देख रहे हैं, इस ध्वज को अगर कहा जाए तो वर्तमान में इस ध्वज के लिए हम लोगों ने लगभग 7वां ध्वज ये हमारे देश का है, जिसको हम इस समय अपने सीने से लगाए और अपने अरमान सजाए, जिसको देखते ही हमारी रोंग रोंग में खुशियों की उमंग दौड़ पड़ते हैं और हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है ना। मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, ईमान तिरंगा है, भगवान तिरंगा है, तिरंगा ही हम लोग के लिए सब कुछ है। तो इसकी कहानी 1904 से शुरू होती है। 1904 में सिस्टर निवेदिता, जिन्हें भगनी निवेदिता कहा जाता है, ये निवेदिता जो थी, ये विवेकानंद जी की शिष्या थी और इन्होंने सबसे पहला ध्वज बनाया। उस ध्वज की बात अगर हम करें तो उस ध्वज में सबसे पहले, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको मैं सारे ध्वज जो अब तक हमने बनाए, जिन पे भी बातें हुई, वो सारे ध्वजों की पिक मैं क्रम बाय क्रम लगा दूंगा, आप क्रम बाय क्रम देख लीजिएगा। तो जो ध्वज उन्होंने बनाया, उस ध्वज में 3 कलर रखे गए थे, हरा, पीला और लाल। वो ध्वज यानी कि उसमें कहें ऊपर जो हरा कलर था उसमें 8 जो कमल के फूल थे वो पूरी खिले नहीं थे, उनका एक चित्र था, पट्टी थी, और पट्टी के नीचे अगर हम बात करते हैं जो रेड कलर था उस पर पहले चंद्रमा था और फिर सूर्य था। लेकिन इससे पहले भी एक कहानी निकल के आती है कि इससे पहले ये बंगाली ध्वज कहलाता है हमारा, कि ये बंगाली ध्वज था। इससे पहले ध्वज की बात अगर करें तो एक ध्वज बनाया गया था जो पूरे भगवा कलर में था और किनारे किनारे येलो पट्टियों पर उस पर कुछ दीपक जल रहे थे, यानी लगभग अगर कहें पूरी चारों ओर दीपक उस पर जल रहे थे और बीच में उसे बौद्ध धर्म के ब्रज का उस पर सिंबल अंकित था। ये पहला ध्वज था। इसके बाद सिस्टर निवेदिता जी ने बनाया 1904 में ध्वज। अब 1904 में जो ध्वज बना, इस ध्वज को बंगाली ध्वज कहा गया। एक सिंबल था बंगाल का, क्योंकि बंगाली भाषा में वंदे मातरम भी इस पर लिखा गया था। बाद में उसे हिंदी भाषा में जो है वंदे मातरम लिखा गया। अब ये ध्वज जो है, यानी कि मैडम भीखाजी कामा का नाम सुनते होंगे, आप सभी जानते होंगे। मैडम भीखाजी कामा 1907 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में पहली बार तिरंगा फहराती हैं। मैडम भीखाजी कामा रहती हैं और BD सावरकर रहते हैं, विनायक दामोदर सावरकर जी। ये लोग मिल करके पहली बार तिरंगा फहराते हैं। तिरंगा की जो
जो पहली डेट है जिसको सिस्टर निवेदिता ने फहराया था उसकी बात अगर हम करते हैं तो 7 अगस्त था, और जो भीखाजी कामा जिसको फहराती हैं वो आपका है 14 अगस्त, यानी 14-15 की डेट का ही इशू रहता है। तो 14 अगस्त को उन्होंने फहराया था, लेकिन वो 1906 में है और ये 1907 में है। अब यहाँ से कहानी थोड़ा सा मोड़ लेती है और 1917 आता है। बाल गंगाधर तिलक एक झंडे को डिजाइन करते हैं। इस झंडे को स्टार और स्ट्रिप्स के माध्यम पर आधार पर बनाया गया था। इस झंडे में कहते हैं इस झंडे का आकार आयताकार नहीं था, इस झंडे का आकार यानी कि कोने से लास्ट कटा हुआ, यानी पंचभुजा इसका आकार था, पंचभुजा आकार रखा गया था इसका। इसमें 4 जो है रेड कलर की पट्टियां थी और 3 हरे कलर की पट्टियां थी। इन पर सप्तऋषि दर्शाए गए थे और चांद और सूरज को दर्शाया गया था। आपको वीडियो के लास्ट में ये ध्वज दिखेंगे, उनको गौर से देखिएगा। ये बाल गंगाधर तिलक ने 1917 में इस ध्वज को फहराया। अब यहाँ से पूरे देश में ध्वज के लिए मुहिम चल पड़ी कि ध्वज होना चाहिए। जैसे आज देखते हैं आप, जब किसी की शर्ट पहनते हैं या किसी की टी शर्ट पहनते हैं तो पीटर इंग्लैंड या पोलो या किसी ना किसी का ब्रांड का वो वहाँ पे सिंबल बना होता है। तो अब आ गई कि हमारे देश की सिंबल की बात, कि हमारा सिंबल कैसे बनेगा। अब जब यहाँ पे शुरू होता है तो 1921 में महात्मा गांधी पिंगले वेंकैया नामक एक व्यक्ति को बुलाते हैं। पिंगले वेंकैया दक्षिण भारत के मशहूर चित्रकार, अगर हम कहें आंध्र प्रदेश के निवासी, अभी इन्हें भारत रत्न देने की मांग चल रही है। इन्हीं अथक प्रयासों के कारण इन्हें भारत रत्न देने की बात चल रही है। हमारे ध्वज पर बहुत विशेष है आज कार्यक्रम, आज इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आप सब नहीं जानते हैं और आपको जानना चाहिए हमारे राष्ट्रध्वज के बारे में। ये राष्ट्रध्वज की बात है, ये कोई पढ़ाई लिखाई की तो बात तो है ही, लेकिन ये देश के गौरव की बात है और देश के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप नागरिक हैं भारत के तो आपको ये अधिकार है, आपका ये मौलिक अधिकार है कि अपने देश के बारे में जानिए, अपने परिवार के बारे में आप जानिए। तो होता क्या है कि गांधी जी के कहने पर पिंगले वेंकैया ने एक ध्वज बनाया। ध्वज क्या था? ऊपर हरे रंग की पट्टी थी और नीचे रेड कलर की पट्टी थी। उस पर गांधी जी का चरखा था। जब गांधी जी का चरखा उस पर अंकित था तो ये ध्वज जब गांधी जी को दिया गया तो गांधी जी इससे सहमत नहीं हुए, बोले इससे मैं सहमत नहीं हूँ। तो अब जब इससे सहमत नहीं थे गांधी जी, तो गांधी जी ने क्या किया कि भाई हम सहमत नहीं, तो गांधी जी ने इसको थोड़ा सा मोटिवेट, यानी कि इसको मॉडिफाई करिए, थोड़ा सा अच्छा करिए, इसको कुछ बनाइए। तो एक जिसे कहते हैं लाला हंसराज थे, लाला हंसराज के कहने पर इसमें संशोधन किया गया। तो इसमें जैसे कि हरा रंग जो कहते हैं कि वो हिंदुओं को दर्शाता है, हरा रंग मुस्लिमों को दर्शाता है, रेड कलर हिंदुओं को दर्शाता है। इसमें और धर्म के लोग कहाँ गए? और धर्म के लोग बात भी करने लगे कि मुस्लिम धर्म कह रहे हैं कि भाई हमें तो शामिल कर लिया, हिंदू कह रहा है हमें शामिल कर दिया, लेकिन सिख कह रहा है मैं कहाँ हूँ, ईसाई कह रहा है मैं कहाँ हूँ, बौद्ध कह रहा है मैं कहाँ हूँ, जैन कह रहा है मैं कहाँ हूँ। बात सही है भाई, देश तो सभी का है ना। देश किसी एक धर्म, एक जाति, एक समुदाय की बपौती नहीं है। इसको आज़ाद कराने में जितना योगदान, जितना बलिदान हिंदुओं का है, उतना ही बलिदान मुस्लिमों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है, सभी का है। अगर राष्ट्रीय आप वास्तविकता में देश प्रेम, अगर देश की भावना रखते हैं तो इतिहास उठाकर पढ़कर देखिए आप, किसी का बलिदान कम नहीं होगा। ना ही क्षेत्रवाद है, गुजरातियों ने बहुत किया, यूपी वालों ने बहुत किया, पंजाबियों ने बहुत किया, ये ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। सबका योगदान लगभग एक घर को चलाने में, एक परिवार को चलाने में किसी का छोटा कम, किसी का ज़्यादा होता है, लेकिन योगदान सबका होता है। अब यही सब बातों को जब देखते हुए, यानी कि गांधी जी जब ये कहा गया कि भाई इसको थोड़ा सा मोटिवेट करिए अपना, तो जो ये मोटिवेट करने की जब बात आई तो ये हुआ कि चलो भाई ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि एक ध्वज बन करके आता है 1926 में, और वो जो ध्वज होता है 1926 में जो बनकर आता है, वो ध्वज यानी कि ऊपर ग्रे कलर की यानी ग्रीन कलर की पट्टी है, बीच में वाइट है और लास्ट में रेड है, और गांधी जी का चरखा बना हुआ है। ये वाइट जो पट्टी जोड़ी गई, ये सभी धर्मों का समावेश था, यानी सभी धर्म के लोग इसको माने, सभी धर्म के लोग इसमें समावेशित हैं, ठीक है, समझ गए आप। अब होता क्या है भाई कि जब ये बात चल गई तो फिर ये झंडा भाई चल गया तो चल गया। लेकिन जब 1931 से कराची अधिवेशन होता है, कराची अधिवेशन 1931 में, जिसमें गांधी जी को गो बैक काले झंडे दिखाए गए थे, उस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ने झंडे को थोड़ा सा चेंज किया और इनके रंगों में ऊपर नीचे परिवर्तन कर दिया। जो रेड कलर था उसे हटाकर भगवा कलर यानी कि ऑरेंज डार्क कर दिया गया। अगर हम बात करें तो जो नीचे था रेड कलर, उसको टॉप पर लाया गया और वो
ऊपर की पट्टी पर आ गया, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर की पट्टी पर ये आया आपका भगवा कलर। ठीक है, अब जो ग्रीन पट्टी ऊपर थी उसको नीचे कर दिया गया, व्हाइट पट्टी जहां थी वहीं रखी गई व्हाइट पट्टी को, और गांधी जी के चरखे को इसमें डिजाइन कर दिया गया। जब गांधी जी के चरखे को डिजाइन कर दिया गया, ये झंडा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस झंडा कहलाता है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने झंडे को यहाँ से अडॉप्ट किया, यानी यहाँ से अपनाया, और उन्होंने घोषित कर दिया कि ये हमारा ध्वज है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने ध्वज को अपनाया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या सफरनामा शुरू होता है? सफरनामा ये शुरू होता है कि भाई अब क्या किया जाए। तो आज़ादी का दौर आता है, 1947 का दौर आता है, और संविधान सभा के लिए, यानी संविधान के लिए संविधान सभा चल रही थी। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, एक है झंडा समिति, एक है तदर्थ झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष आचार्य जीवी कृपलानी, और तदर्थ के जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तदर्थ में ही राष्ट्र ध्वज समिति थी, उसके अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद जी रहते हैं, और राजेंद्र प्रसाद जी झंडे को डिज़ाइन करते हैं, यानी कि वो वर्तमान झंडा जिसे हम अपने सीने से लगाए हैं, आप सब ये देखते हैं, जिसको देखकर गौरवान्वित महसूस करते हैं, उस ध्वज का जो निर्माण है, यानी कि वो क्या हुआ, संविधान सभा के द्वारा हुआ गया। 17 जुलाई 1947 17 जुलाई 1947 को इस ध्वज का निर्माण कार्य संपन्न हो गया, और 22 जुलाई 1947 को इसे अपना लिया गया। अब यही से कहानी थोड़ी शुरू होती, लेकिन जो ध्वज हमने अपनाया उस ध्वज में एक खास बात थी कि राष्ट्र ध्वज में ये देखिए आपको चक्र दिख रहा होगा। ये चक्र ब्लू कलर का नहीं है, ब्लैक कलर का है। आपको पता है अशोक स्तंभ से हमने ये चक्र लिया है। इसमें 24 तीलियां हैं, और 24 तीलियां प्रगति यानी 24 घंटे को दर्शाती हैं, लेकिन इस चक्र का रंग काला है, और हमने यही कलर लिया भी था, यानी कि काले रंग का कलर उठाया भी था हमने। लेकिन ये ब्लू कैसे हो गया, नीला कैसे हो गया, ये काला रंग दिया किसने? अभी हाल ही में अगर आपसे कहें तो 2012-13 के आसपास की केस आया था, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश केस है। आंध्र प्रदेश के केस में एक रेड्डी साहब हैं, रेड्डी साहब ने केस किया है। एक देखिए नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, शायद जगमोहन रेड्डी हैं, शायद उन्होंने की कोई ऐसे रेड्डी हैं, उन्होंने केस किया था। तो केस ये था कि भाई जो राष्ट्र ध्वज यानी पिंगली वेंकैया के नाम पे है, पिंगली वेंकैया ने बनाया, पिंगली वेंकैया जी ने बनाया, वास्तविकता में इस झंडे की परिकल्पना जो है बदरुद्दीन तैयब जी की बेगम सुरैया बदरुद्दीन तैयब ने की थी, है ना, समझ रहे हैं आप। सुरैया तैयब जी की बात आती है कि उन्होंने इसकी परिकल्पना दी थी। लेकिन सुरैया जी की बात अगर करें तो सुरैया जी ने सिर्फ चक्र को अपनाने का एक आवाज़ उठाई कि चक्र अपनाइए, आप जो है राष्ट्र जो चरखा है गांधी जी का उसको हटा दीजिए और चक्र वहाँ पर अंकित कीजिए। ये बात उठी थी, चलो भाई ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर था। लेकिन ये चक्र नीला कैसे हो गया? आपकी विकिपीडिया पे दिखाता है और बताता है कि जो ब्लू कलर है वो अंबेडकर जी ने इसको कहा कि ये ब्लू कलर होना चाहिए, उनके सुझाव से चक्र को शामिल किया गया। विकिपीडिया तो उनको कहता है कि उनके सुझाव से ही चक्र अंकित किया गया था और चक्र का रंग नीला रखा गया। आप विकिपीडिया पढ़िएगा। यहाँ किसी जाति धर्म समुदाय विशेष पर बल मत दीजिएगा। मैं ध्वज पर राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ध्वज पर भी हमारे राजनेताओं ने, हमारे देश के कुछ लोगों ने राजनीति करने से पीछे नहीं हटे। कहते हैं केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, हरा रंग हरियाली खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है, सफ़ेद शांति का प्रतीक है और चक्र हमारा प्रगति का चिन्ह है और 24 घंटे हमें निरंतर आगे बढ़ने को दर्शाता है, आगे बढ़ने के लिए हमें वो बोलता है। ये बातें सब होती हैं, लेकिन दोस्त ये सच्चाई नहीं है। स्कूल में हमें ये पढ़ाया गया है, लेकिन वास्तविकता में भारत प्रत्यक्ष रूप से हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है और हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। तो अगर देखा जाए तो ये जो रंगों में चेंजेस किए गए, ऊपर नीचे किए गए, धर्म को रखा गया, पहले मुगल काल था, मुस्लिमों का प्रभाव था इसलिए ग्रीन कलर था, अभी हिंदुओं का प्रभाव ज़्यादा है इसलिए टॉप पे ऊपर कलर है ग्रे, यानी कि आप बात करते हैं ऑरेंज कलर है, नीचे ग्रीन कलर है, वाइट पट्टी है, यानी कि धर्म से जोड़कर देखा जाए धार्मिक चीज़ों को आपको दिखेगा इसमें। सभी धर्मों को लेकर चल रहे हैं। इसमें जो है चक्र अगर कहा जाए ब्लू रंग का है तो ये अंबेडकर जी की विचारधारा ने, अंबेडकर ने संविधान जो बनाया उनकी परिकल्पना को भी जोड़ सकते हैं आप। जोड़ने को तो बहुत कुछ जोड़ सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन ये मतलब नहीं है आपका। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि ये राजनीति स्तर पर की गई प्लान थे, राजनीति इतने स्तर पर हुई, इतनी चीज़ राजनीति की गई। तो खैर इन सब बातों को छोड़िए, अब बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। यानी कि ध्वज आपने देखा, लेकिन अभी एक प्रश्न निकलता है कि भारत का क्या वास्तविकता में
सबसे पहला ध्वज 1904 में आया था। सबसे पहले ध्वज 1857 में एक ध्वज था, अंग्रेजों की ओर से लाया गया था। यानी कि अंग्रेजों के झंडे को क्या कहते हैं? यूनियन जैक कहा जाता है। इंग्लैंड के झंडे को यूनियन जैक कहते हैं। एक ब्लू रंग का आयताकार चार्ट था और उस चार्ट पर किनारे अगर कहते हैं तो यूनियन जैक का सिंबल बना हुआ था और नीचे साइड में पूरा यानी कि सूर्य अंकित था, बना था। ये पहला ध्वज था। इसके बाद राष्ट्रीय विद्रोह के लिए हमारे देश के क्रांतिकारियों ने क्या बनाया? हमारे देश के क्रांतिकारियों ने रोटी और कमल के फूल को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया। उसके बाद सिस्टर निवेदिता आती हैं 1904 में। फिर 1906 में ये बंगाल में यानी कि कहें कलकत्ता के जो बागान चौक है वहाँ पर पहली बार फहराया गया था। फिर 1907 में जो है बर्लिन में फहराया गया। फिर 1917 में गंगाधर तिलक का ध्वज आया। फिर 1921 में पिंगली वेंकैया ने कांग्रेस का पहला झंडा दिया, जिसे बाद में सफ़ेद पट्टी जोड़ी गई। वो 1926 में गांधी जी को मिलता है और गांधी जी इसे 31 में संविधान कांग्रेस के अधिवेशन में इसको चेंज किया जाता है। ये पूरी कहानी है आपकी। और फिर 1949 में जो ध्वज हम देख रहे हैं वो ध्वज अपनाया जाता है। अब कुछ प्रश्न आता है एसआई पर्पज के लिए कि ध्वज फहराने का अधिकार क्या एक आम नागरिक को है या नहीं है। अगर है तो किस अनुच्छेद के आधार पर है, कैसे क्या प्रावधान है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। यानी कि मेन काम की बात हमारे जीवन में अब होती है। अनुच्छेद 19 खंड 1 का ए ये बात की पुष्टि करता है कि हमें राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार है। ये हमारा मौलिक अधिकार है। समझ रहे हैं आप? ये हमारा मौलिक अधिकार है राष्ट्रध्वज फहराने का। अब उसके बाद फिर क्या होता है? धारा यानी कि आईपीसी की धारा 3 ये कहती है, आईपीसी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता की धारा 3 के आधार पर यदि राष्ट्रध्वज का हम अपमान करते हैं, राष्ट्रध्वज को किसी भी प्रकार से अपमानित करते हैं तो हमें दंड का प्रावधान होना है, यानी कि दंड के हम भागीदार होंगे। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? तो यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं कि ध्वज फहराने का अधिकार क्या था 19 क्लॉज 1 ए का, और फिर यहाँ पे आता है कि भाई ये बताइए कि अगर हमने ध्वज को किसी प्रकार से उल्टा फहराया या हमने ध्वज संहिता का उल्लंघन कर दिया तो हमें दंड कैसे देंगे आप? तो दंड आपको आर्टिकल जो आपका धारा है वो 3 के आधार पर मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ बातें ये हैं कि अब तक ध्वज संहिता में कितनी बार संशोधन किया गया? तो 1950, 1971 और सन 2000 में एक ध्वज संहिता लागू की गई थी। 2002 में ये आया था। ये केस हुआ था। ये कहते हैं इस केस के बारे में भारत संघ और यहाँ पे कहते हैं जो जिंदल हैं, ठीक है, यहाँ पे एक जिंदल नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इस केस को फाइल किया था। ठीक है, नवीन जिंदल की बात करते हैं। नवीन जिंदल जिनका पूरा नाम है, तो नवीन जिंदल जी क्या करते हैं, केस होता है, इस केस में ध्वज फहराने की बात होती है। क्या हमें भारतीय नागरिक होने के नाते क्या ध्वज फहराने का अधिकार है? कभी भी फेस्टिवल, राष्ट्रीय फेस्टिवल यानी नेशनल फेस्टिवल को छोड़कर, राष्ट्रीय त्योहारों को छोड़कर क्या ध्वज हम अपने घर पर फहरा सकते हैं? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर के अतिरिक्त हम क्या इसे फहरा सकते हैं? ये सिंगापुर की जो कानून से हमने वहाँ से लिया। सिंगापुर में ये बताया गया, दर्शाया गया कि एक आम नागरिक वहाँ पे अपने ध्वज को फहराता है और वो अपने ध्वज के लिए यानी कि कर्मठ रहता है। तो उसी पर हमने ये जब फाइल की थी, यानी कि इसमें सुब्रत रॉय का भी केस आता है। सुब्रत रॉय भी इसमें आते हैं और ये केस भारत यानी जीत जाते हैं भारतीय नागरिक, और भारतीय नागरिकों को तिरंगा फहराने का अधिकार दे दिया जाता है, लेकिन कुछ नियम शर्तों के साथ दिया जाता है। ठीक है, नियम शर्त क्या होते हैं? यानी कि जो रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग तिरंगा आप फहराएंगे। तिरंगा अगर रात में फहरा रहे हैं तो ऊंचाई पर, काफ़ी ऊंचाई पर होना चाहिए जिससे तिरंगा चमकता दिखे, तिरंगे का जो गौरव है वो कम ना हो। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं तिरंगा, अगर आप एक साथ कई मतलब किसी समारोह में फहरा रहे हैं और ध्वज भी लगा रहे हैं आप, अगर तो और ध्वज भी अगर लगाना चाहते हैं अगर आप, तो और ध्वज के लिए ये बात की मान के चलिए कि आपका जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा है, वो राष्ट्रीय ध्वज की जो डंडा है वो और ध्वजों से हटकर होना चाहिए, उसकी ऊंचाई भी और ध्वजों से अधिक होनी चाहिए। समझ रहे हैं इस चीज़ों को? इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तब हम राष्ट्रध्वज को फहरा सकते हैं। राष्ट्रध्वज के लिए अपना एक जो भी है मानक पैमाना वो तय कर सकते हैं। कभी पब्लिक प्लेस पर यानी स्कूल कॉलेज में अगर फहराना है तो प्रधानाचार्य के राइट साइड में झंडा होगा। ठीक है, पब्लिक जो होगी यानी जो स्टूडेंट हैं उनके लेफ्ट साइड, उनका जो लेफ्ट होगा हमारा राइट होगा, यानी कि जो इधर साइड में पोडियम की ओर खड़ा होगा वो उसके राइट पोर्शन में होगा, उसके लेफ्ट पोर्शन में होगा।
बहुत से नियम को, शर्तों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। मैंने ये लोकेशन ऐसी जगह यानी कि नदी का किनारा लिया है, इसलिए लिया है ताकि आपको ये मैं बता सकूं कि मौसम बहुत विचित्र है, देख ही रहे हैं आप। और मौसम विचित्र होने से भी ध्वज को फहराने का कोई प्रावधान ऐसा नहीं है कि नहीं फहरा सकते आप। मौसम चाहे जैसा भी हो, आप ध्वज को प्रारंभ यानी कि सूर्योदय के समय फहराएंगे, सूर्यास्त के समय उसे आप उतारेंगे। ये एक प्रावधान, एक नियम कानून के तहत किया जाता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा, उसके लिए एक गान बना हुआ है, यानी कि जिसे कहते हैं झंडा गान। राष्ट्रीय ध्वज गीत हमारा क्या है, आप कमेंट्स बॉक्स में उत्तर देंगे। इसे कब राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया, ये भी बताइए। मैं बता देता हूँ। राष्ट्रीय गीत जो हमारा राष्ट्र ध्वज गीत है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज गीत है। और अगर हम बात करते हैं तो इसे जो श्यामलाल पार्षद के द्वारा इसे लिखा गया था। अब एक प्रश्न मेरा आपसे है, आप कमेंट्स बॉक्स में उत्तर देना कि इसे कब, किस वर्ष इस राष्ट्रीय ध्वज गीत को अपनाया गया था और लिखा गया था। ओके साथियों, अब यहाँ से एक दो प्रश्न और हमारे राष्ट्र ध्वज के लिए निकल के आते हैं कि राष्ट्र ध्वज का जो अनुपात है, अक्सर वो पूछते हैं कि आपका राष्ट्र ध्वज का जो रेशियो है वो क्या है, तो 3:2, यानी कि 3 इसकी जो ये लंबाई है वो 3, चौड़ाई जो उसकी है वो 2 होनी चाहिए। लेकिन अगर एग्जामिनर ने एसआई के बैच में पूछा कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, तो 2:3 होगा, तब ये आप बताएंगे। अभी भारत में कहें तो सबसे ऊंचा झंडा कर्नाटक में जो बेलगांव है, जहाँ पे अधिवेशन हुआ था 1937 कांग्रेस का जो है बेलगांव अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो 1900 कब हुआ था, यानी 1900 की बात करते हैं तो 1937 का है फैजपुर अधिवेशन, और एक है बेलगांव अधिवेशन। तो जो गांव वाला है वो आपका फैजपुर है, लेकिन यहाँ पे कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन में बात कर रहा हूँ तो ये 1924 में, जिसमें गांधी जी इसकी अध्यक्षता करते हैं कर्नाटक के बेलगांव में। तो सबसे ऊंचा जो ध्वज है वो कर्नाटक के बेलगांव में फहराया जा रहा है इस करंट टाइम में। 360 फीट ऊंचा ये ध्वज है और इसका रिकॉर्ड भी टूटने वाला है अपने, यानी कि हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। 75 ईयर पूरे होने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर, तो यानी कि 2022 में हमें आज़ाद हुए 75 वर्ष हो जाएंगे। और ये हमारे लिए एक होते ना सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, ये हमारी डायमंड जुबली होगी। इसके बाद प्लैटिनम जुबली यानी 100वीं वर्षगांठ हमारी होगी। इस वर्षगांठ के अवसर पर भारत सबसे ऊंचा ध्वज मेरठ में फहराने जा रहा है। मेरठ सबसे ऊंचा ध्वज अटारी बॉर्डर पर फहराया गया था, पाकिस्तान हिंदुस्तान के अटारी बॉर्डर पर फहराया गया था। फिर देखा होगा आपने कि मुख्यमंत्री यूपी के आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर के रामगढ़ ताल में फहराया था। ठीक है, अभी करंट में कर्नाटक चल रहा है और अभी क्या है कि मेरठ होने जा रहा है। तो सबसे ऊंचा ध्वज हमारे देश में अगर बात करते हैं तो कब की बात है, ये सब देख रहे हैं आप। और एक यहाँ पे था चांद पर ध्वज फहराने, चांद पर ध्वज भारत ने कब फहराया, चांद पर तिरंगा फहराने की बात करते हैं तो 14 नवंबर 2008 को चांद पर तिरंगा फहराया गया था। पहली बार अंतरिक्ष में तिरंगा कब फहराया गया था, तो पहली बार अंतरिक्ष में तिरंगा 1971 में फहराया गया था। अगर कहें स्पेस में पहली बार तिरंगा को ले जाते समय, यानी कि बात करें राकेश शर्मा जी ने 1969 में उड़ान भरी थी तो पहली बार तिरंगा को ले गए थे, 1971 में उन्होंने फहराया। और फिर उसे फहराते समय इंदिरा गांधी से वार्तालाप यही हुई थी कि हमारी पृथ्वी कैसी दिख रही है, हमारा देश कैसा दिख रहा है अंतरिक्ष में। तो उन्होंने वहीं से कहा था, एक लाइन सिर्फ गाई थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये लाइन यानी कि स्पेस में जानते हैं कि बोलने पर आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती है, ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं आपकी जो माउथ के एक्सप्रेशन थे उसमें बताए गए थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बात वहाँ पर कही गई थी। साथियों, हमारे ध्वज का इतिहास इतना सीमित, इतना छोटा नहीं है कि इसे हम 15 से 20 मिनट की वीडियो में आपके लिए समेट सकें। पेपर को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, आप सभी के उत्तर आ रहे हैं, काफ़ी आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हो। और जितना सौरभ सर आप सबके लिए प्रयास कर रहे हैं वो भी दिख रहा है कि हाँ कितना वो आप सबके लिए लगे हैं। उन्होंने टैगलाइन दिया है, पेट पार इस बार पेट पार। ठीक है, यानी कि अब की बार पेट पार आप कह सकते हैं। उनके टैगलाइन काफ़ी अच्छे हैं, सर ने ये अप्रिशिएट किया है आप सभी को। आप सब अच्छे से उत्तर दीजिए। कुछ लोगों की कमेंट्स और डिमांड्स ये हैं कि सर दिवस पर वीडियो बना दी जाए, और पेपर है बीएड का भी और पैट का भी है, तो दिवस और उनकी जो थीम्स हैं उन पर भी वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। कल 23 तारीख है और कल हमारे किसी देश के
महान, हमारे देश के किसी एक महान क्रांतिकारी का बहुत जन्मदिन है, ठीक है। उनके लिए वीडियो बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में इस समय हमारा देश जाति, धर्म और मजहब आपस में इन सब में कटता मरता जा रहा है। मेरा देश खो रहा है। आप सभी से निवेदन है कि जाति धर्म को एक किनारे करिए। भारत में हैं तो बस एक ही नारा, ठीक है, भारत हमारा, एक ही नारा चलना चाहिए यहाँ पे। यहाँ सिर्फ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और तीसरा कुछ सुनाई यहाँ नहीं देना चाहिए। यहाँ ना जय भीम, ना जय श्री राम, राधे राधे, ये सब कुछ नहीं चलना चाहिए। ये जो भी कर रहे हैं आप धर्म के नाम पर, ये सब छोड़ दीजिए। सिर्फ एक नारा याद रखिए, भारत से बड़ा कुछ नहीं है, देश से बड़ा। आप देश में हैं तो देश को सोचिए। यही हमारा धर्म है, यही हमारा मजहब है, यही हमारी जाति है, यही हमारी पहचान है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, इन 3 चीज़ के अलावा आपके मुंह से कुछ और नहीं निकलना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ साथियों। आप सभी से अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वंदे मातरम।